कीर्ति सिंह 4। जयवर्मा ने जयसेन का दिया हुआ पिता का पत्र पढ़ा। उस पत्र में उस अद्भुत हार के संबंध में विवरण दिए गए ये, किंतु वे विवरण गूढ़ार्थों से भरे हुए थे। उसमें संकेत मात्र थे। वे विवरण जयवर्मा समझ नहीं पाया। यो 5 पीढ़ियों गुजर गईं। वर्तमान राजा सुषेण ने चाहा कि वह हार उसके पुत्र कीर्तिसिंह को मिले। इसीलिए उसने शक्ति सेना की समझदारी को उपयोग में लाना चाहा। उसी समय काम्भोज राजा गरुड़दत्त, नगदेश के राजा नागकर्ण तथा चाक्य देश के राजा कुंदिन वर्मा ने एक कुटिल योजना बताई। इस योजना के अनुसार वे हार भी अपना बना लेंगे और साथ ही कोसर राज्य पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लेंगे। तीनों ने ऐसी भी योजना बनाई जिससे गुरुकुल से लौटते हुए कीर्तिसिंह को बंदी बना सकें। इधर शक्ति सेना कोसल से निकल पड़ी, उधर गरुड़दत्त और उसके मित्र अपने 3 सैनिकों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। कीर्तिसिंह तो इस बात से बिल्कुल ही अभिज्ञ था कि एक दूसरे की जानकारी के बिना वे सब उसी को बंदी बनाने के लिए निकल चुके हैं। उसे तो इस बात का आनंद हो रहा था कि मैं विद्याभ्यास समाप्त करके अपना देश लौट रहा हूँ। कृष्णाष्टमी को दिन उसने प्रातःकाल ही अपने गुरु कृष्णचंद्र से आशीर्वाद पाया। अपने मित्रों से विदा ली और घोड़ी भानुमति पर सवार होकर निकल पड़ा। दोपहर तक वह आरावली पर्वत प्रांतों के मध्य पहुंचा। वहां से उत्तरी दिशा में बढ़ेगा तो कोसल राज्य पहुंच सकता है। पूरब की ओर जाने पर कोसल के पूर्वी सरहद का जंगल है। वहीं शक्ति का मंदिर भी है। दूसरी तरफ काम्भोज राज्य है। घोड़ी भानुमति वहां तक बहुत ही तेजी से दौड़ती हुई आई। उस प्रांत में पहुंचने के बाद वह हठात रुक गई। बिना विश्राम लिए भानुमति एक दिन तक तेजी से दौड़ने की क्षमता रखती है, लेकिन इस प्रदेश में आकर हठात रुक गई और आगे बढ़ने से मना भी कर रही है। घोड़े की इस नियत से कीर्तिसिंह को आश्चर्य भी हुआ और संदेह भी। वह फौरन घोड़ी से उतरा और चारों ओर अपनी दृष्टि फैलाई। किसी क्रूर जंतु का कोई निशान भी नहीं था। वह सोचने लगा कि भानुमति फिर रुक क्यों गई। थोड़ी देर वह सोचता रहा और उसे लगा कि उसे कोई हानि पहुंचने वाली है। भानुमति, निर्भीक रहो, मेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। उस आने वाली हानि से मैं निपट लूंगा, कहते हुए घोड़ी को उसने थपथपाया और सवार होने का प्रयत्न करने लगा। घोड़ी सकपकाती हुई थोड़ा हट गई। कीर्तिसिंह ने सोचा, ठीक है, थोड़ी दूर चलकर जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। उसने म्यान से तलवार निकाली और धीरे आगे बढ़ने लगा। भानुमति भी पीछे आने लगी। दोनों थोड़ी दूर गए भी उस समय कीर्तिसिंह को ध्वनि से लगा कि कोई पतली वस्तु उसके सिर पर आ गिरने वाली है, तो तत्क्षण उसने अपना सर ऊपर उठाया। उसने देखा कि एक पेड़ से लोहे का एक पतला जाल बड़े वेग से उसके सिर पर गिरने ही वाला है। कीर्तिसिंह ने बड़े ही वेग से उस जाल को सिर पर गिरने से रोका। उसे ऊपर उछाल छलांग मारकर हट गया। पीछे पीछे आती हुई उस घोड़ी पर जाल फिसला और भानुमति उसमें फंस गई। कीर्तिसिंह ने तुरंत अपने को संभाल लिया। कमर में लटकती हुई छुरी निकाली और ऊपर फेंकना ही चाहा कि इतने में दूसरी ओर से पेड़ पर बाणों की वर्षा हुई। उन बाणों की बौछार से चिल्लाते हुए 3 सैनिक धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े और छटपटाते हुए मर गए। यह सब कुछ क्षणों में हो गया। इस आकस्मिक आक्रमण से कीर्तिसिंह को विस्मय हुआ। उसने तलवार हाथ में ली और उस ओर देखते हुए चिल्ला पड़ा, कौन है वहां? उसके इस प्रश्न के समाधान के रूप में उसने देखा कि पतली मूंछ वाला एक नौजवान पेड़ के पीछे से आया और उसे नमस्कार किया। कीर्तिसिंह ने चकित होते हुए उस युवक से पूछा, तुम कौन हो? ये मरे हुए लोग कौन हैं? मैं नहीं जानता कि वे कौन हैं। शायद कोई चीज उनसे मिल सकती है,
जिससे उनको पहचाना जा सकता है और जाना जा सकता है कि ये कौन हैं और कहाँ के हैं, युवक ने विनयपूर्वक कहा। बिना कोई उत्तर दिए कीर्तिसिंह भानुमति की तरफ बढ़ा। उसे जाल से निकाला। फिर मरे दुश्मनों के कपड़े ढूंढने लगा। जब वह इन कामों में निमग्न था, तब युवक तलवार हाथ में लिए खड़ा हो गया और उसकी रक्षा करता रहा। उसका अनुमान या कि दुश्मन शायद फिर से हमला करेंगे। तीनों के कपड़ों को ढूंढने के बाद कीर्तिसिंह को मालूम हो गया कि वे तीनों 3 राज्यों के सैनिक हैं। एक कामभोज का, दूसरा चाक्य और तीसरा नग देश का सैनिक था। उसे थोड़ा बहुत मालूम था कि कोसल और कामभोज के बीच पीढ़ियों से चला आता हुआ वैमनस्य है, शत्रुता है। अब उसे यह जानने में देरी नहीं लगी कि तीनों राज्य एक हो गए हैं और उसे मारने का षड्यंत्र रचा है। उसने उस युवक की तरफ देखा और पूछा, अब बताओ तुम हो कौन? युवक ने गंभीर हो कहा, आपके सवाल का जवाब देने के पहले मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब आपको देना होगा। सवाल? और मुझसे? बोलो, वह क्या सवाल है? कीर्तिसिंह ने उसे गौर के देखते हुए पूछा। युवक ने पूछा, आकाश के राजा और रानी कौन है? यह सवाल सुनते ही कीर्तिसिंह ने उस युवक को ध्यान से देखा और हंसते हुए कहा, शक्तिसेना। युवक वेशधारी शक्तिसेना ने अपना सर झुकाते हुए कहा, यह तो मेरे प्रश्न का समाधान नहीं है। कीर्तिसिंह मुस्कुराया। उसे वह घटना याद आ गई। वह कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक दीपोत्सव के अवसर पर अपनी माता के साथ आया था। अनगिनत नक्षत्रों के बीच अपनी कांति से जगमगाते हुए चंद्र को देखकर वह चिल्ला पड़ी, वाह, आकाश कितना सुंदर दिख रहा है। नदी में फैले दीपों से तो आकाश के नक्षत्र ही अत्यंत मनोहर दिख रहे हैं। यहां से राजा होने के बदले आकाश का राजा बने तो कितना अच्छा होगा। कीर्तिसिंह, क्या तुम इस आकाश का राजा बनोगे? बालिका शक्तिसेना ने उससे यह सवाल किया था और उसने जवाब भी दिया। ये सारी बातें उसे अब याद आने लगीं। उसने शक्तिसेना को यूं उत्तर दिया, मैं अवश्य ही आकाश का राजा बनूंगा और तुम्हें रानी बनाऊंगा। उनकी बातचीत सुनती हुई कीर्तिसिंह और शक्तिसेना की माताएं खिलखिलाकर हंस पड़ी। कीर्तिसिंह समझ गया कि यह प्रश्न पूछकर शक्तिसेना जानना चाहती है कि बाल्यकाल में उन दोनों के बीच जो प्रेम था वह अब भी है या नहीं। हंसता हुआ कीर्तिसिंह शक्तिसेना के पास आया और बोला, कीर्तिसिंह आकाश का राजा है, शक्तिसेना रानी है। मेरा समाधान सही लगाना महारानी। शक्तिसेना ने लज्जा से अपना सर झुका लिया। शक्ति, बताओ तो सही, तुम इस वेश में यहाँ क्यों आई हो? कीर्तिसिंह ने पूछा। महाराज ने स्वयं मुझे भेजा है, कहती हुई शक्तिसेना ने पूरा विवरण दिया। अपने वस्त्रों में छिपाए हुए पत्र को बाहर निकाला, उसका आंखों से स्पर्श किया और उसे कीर्तिसिंह को सौंपा। मरे हुए तीनों सिपाहियों को दिखाते हुए तुरंत कीर्तिसिंह ने कहा, यह जानकर ही कि तुम इस पत्र को मुझे देने ले आ रही हो, ये लोग भी यहाँ आए होंगे, मेरे आने की खबर इनके मालूम हो, इसकी कम गुंजाइश है। महाराज ने जल्दी में मुझे भेजने का निश्चय किया था। इसके पहले ही इन्होंने तुम्हें मारने का षड्यंत्र रचा होगा। शक्तिसेना ने उसके संदेह का निवारण करते हुए कहा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। मुझे बंदी बनाकर, मुझे मारने की धमकी देकर हार पाने की इन्होंने योजना बनाई होगी। जो भी हो, इससे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि तीनों राज्यों के राजा मिल गए हैं और वे तीनों इस षड्यंत्र में भागीदार हैं। हमारे पास अब समय बहुत कम है। ये तीनों अगर निश्चित अवधि में निर्णीत स्थान पर नहीं पहुंचे तो अवश्य ही वे दृष्ट मुझे ढूंढने के काम में लग जाएंगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम अपना काम यथाशीघ्र कर लें और राजधानी लौटें। कहते हुए कीर्तिसिंह ने पत्र खोला और पूरा पढ़ने के बाद शक्तिसेना से पूछा, परमेश्वरी किसके सम्मुख अपना सर झुकाती है? शक्तिसेना हंसती हुई बोली, एक और बार पढ़ना।
परमेश्वरी स्त्री है। स्त्री भला किसके सम्मुख सिर झुकाएगी? अपने पति के सम्मुख। स्पष्ट है कि परमेश्वरी अपना सिर परमेश्वर के सम्मुख झुकाती है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। बाकी बातें तो स्पष्ट हैं। परमेश्वर का निवास स्थल है उत्तरी दिशा में। मनुष्य का जीवनाधार आहार है, और यह आहार देती है पंचभूतों में से एक भूमि। संपूर्ण भूमि को एक ही पग से नापने वाला है वामन। उसने पूछा था केवल 3 फुट की भूमि। कीर्तिसिंह ने यूं समस्या हल की। यहाँ तक तो तुमने सही ही समझा है कीर्तिसिंह, किंतु इन आधारों से हम कैसे जान पाएंगे कि वह हार है कहाँ? शक्तिसेना ने प्रश्न किया। कीर्तिसिंह इसका जवाब तुरंत दे नहीं पाया। वह थोड़ी देर गंभीरता से सोचता रहा और आखिर बोला, शक्ति, इन आधारों की छानबीन करने के बाद मुझे लगता है कि वह हार शक्ति के मंदिर की उत्तरी दिशा में है। भूमि के 3 फुटों के तले गाड़कर सुरक्षित रखी गई है। इन बातों को सुनने के बाद शक्तिसेना प्रसन्न हुई। कीर्तिसिंह निकलते हुए बोला, चलो शक्ति, संध्या होते होते हमें शक्ति के मंदिर में पहुंचना है। दोनों घोड़ों पर सवार हुए और पेड़ों के नीचे से तेजी से जाने लगे। शक्ति मंदिर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। दोनों घोड़ों से उतरे और मंदिर के अंदर गए। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए पूरा प्रांगण निरुपयोगी पौधों से भरा हुआ था। पूरे मंदिर पर धूली छाई हुई थी और वह प्रदेश मकड़ियों से भरा हुआ था। मंदिर की इस दयनीय स्थिति को देखकर दोनों का हृदय दुख से भर गया। शक्तिसेना मंदिर के मुख द्वार की चाबी भी अपने साथ ले आई थी। कीर्तिसिंह ने उससे मुख द्वार खोला और अंदर प्रवेश किया। गर्भगृह में उन्हें चमकते हुए हीरे का बेसर पहनी शक्ति की मूर्ति के दर्शन हुए। कीर्तिसिंह और शक्तिसेना ने घुटने टेके और भक्ति से देवी शक्ति को प्रणाम किया। माँ महाशक्ति, जो वस्तु न्यायतः मेरी है, उसे पाने के लिए आया हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपनी इस वस्तु का फल सारी जनता में बांटूंगा। तुम स्वयं जानती हो कि इसे पाने का अधिकार मुझे है अथवा नहीं। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं तुम्हारी करुणा का पात्र बन सकूं। इससे बढ़कर मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। तुम मेरे सर्वस्व हो। जो उचित समझती हो करना। मेरी पूजाएं स्वीकार करो। हृदयपूर्वक दोनों ने प्रणाम किया और उठे। मंदिर के प्रांगण में फैले पौधों से बचते हुए दोनों उत्तरी दिशा की ओर बढ़े। वहां तरह तरह के पौधों के बीच में एक बड़ा पीपल का वृक्ष था। कीर्तिसिंह उस वृक्ष को देखता रहा और फिर बोला, शक्ति, इस वृक्ष को देखो। यह वृक्ष शिव का प्रिय वृक्ष है। अवश्य ही हार को यहीं कहीं गाड़ कर रखा होगा। तुम शायद ठीक ही कह रहे हो, परंतु खोदें कैसे? शक्तिसेना ने निराशा भरे स्वर में प्रश्न किया।